दादी नानी के पिटारे से चुराकर कुछ कहानियां लाया हूं। राजा रानी और परियों के परे जो दुनिया है उसमें बसी कुछ अंधेरी रातों की कहानी। मैं हूं अंकित बोस और यह है भय ओरिजिनल्स, जहां मैं आपको सुनाऊंगा कुछ दिल को दहला देने वाली ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज। कहानियों से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए मैं कुछ पन्ने पलटता हूं और आपको सुनाता हूं भय से भरी हुई एक दास्तान। जुलाई में भारत एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है। अपने चंद्रयान 3 अभियान के साथ भारत पूरी तरह से दुनिया में स्पेस रिसर्च के फील्ड में अपना वर्चस्व स्थापित कर देगा। पर यह वो कहानी है जो हमें पता है, लेकिन उस मिशन का क्या जो ठीक पिछले चंद्रयान मिशन के दिन अंडमान और निकोबार के नॉर्थ सेंटिनल द्वीप के पास एक सीक्रेट बेस से लॉन्च किया गया था। कुछ कहानियों को कभी दुनिया के सामने नहीं आने दिया जाता, क्योंकि वो कहानियां इतिहास, वर्तमान और भविष्य का रुख बदलने की ताकत रखती हैं। देवव्रत उन्हीं मिशनों में से एक है। अध्याय 1, आवृत्ति। भारत के अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के सेंटिनल आइलैंड्स के आसपास भी जाना वर्जित है, क्योंकि वहां पर सदियों से सेंटिनलीज जाति के लोग रहते आए हैं। पर यह तो एक आधिकारिक व्याख्या है। भारत सरकार कई सालों से वहां आसपास के छोटे से द्वीप पर ब्रह्मांड के रहस्यों के खोज के लिए अनुसंधान करती आ रही है। पारलौकिक दुनियाओं से लेकर डीप स्पेस प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, वर्म होल्स और मल्टीवर्स जैसे विषयों पर कई चीज़ों में हम बाकी के देशों से बहुत आगे हैं। पर दुनिया की नज़रों से छिपाकर होने वाले इन रिसर्च और मिशंस को साझा नहीं किया जा सकता। अर्जुन, ये देख, सेम फ्रीक्वेंसी पर वही सिग्नल्स फिर से आ रहे हैं। स्ट्रेंज, ये सिग्नल्स तो लगातार आ रहे हैं। अगर हमारी कैलकुलेशन सही हैं तो हो सकता है कि ये सिग्नल्स प्राकृतिक नहीं हैं। बाकी टीम के मेंबर्स को इन्फॉर्म करना होगा। अर्जुन देशपांडे और युधिष्ठिर शर्मा एक दूसरे को हैरानी और उत्साह दोनों के भाव चेहरे पर लिए देख रहे थे। उनके सैटेलाइट्स कई सालों से समय समय पर एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर एक दूर अंतरिक्ष से आते सिग्नल को पकड़ रहे थे। शुरू में तो सबको लगा था कि हो सकता है कि इन सिग्नल्स में कोई खास बात नहीं है, पर बाद में गौर करने पर उन्हें धीरे धीरे पता चला कि ये सिग्नल्स एक पैटर्न फॉलो कर रहे थे, जैसे कि हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। आज पूरे 5 साल बाद वो इस सिग्नल के सोर्स का पता लगा पाए थे। सिग्नल में मौजूद फ्रीक्वेंसी को डीकोड और धरती की भाषा में ट्रांसलेट करने पर एक ही मैसेज बार बार रिपीट हो रहा था। वी आर हियर, हम यहाँ हैं। धरती से 9 खरब प्रकाश वर्ष दूर एक सूरज है जिसको वैज्ञानिकों ने मैक्स J1149 लेंस स्टार 1 का नाम दिया है। सिग्नल उसी सूर्य का चक्कर लगाते ग्रह गुरु से आ रहा था। पूरे स्पेस रिसर्च सेंटर में खलबली मची हुई थी। शायद ये इतिहास की सबसे बड़ी खोज हो सकती थी, जो हमारे दुनिया को बदलने की ताकत रखती थी। पर सवाल ये था कि कोई चीज़ रोशनी की तेज़ी से भी ब्रह्मांड की गहराइयों में डुबकी लगा के मैक्स J1149 लेंस स्टार 1 तक पहुंचने की कोशिश करती तो भी उसे वहां पहुंचने में 9 खरब साल लगते। और फिलहाल हम अपने सबसे पास बसे 4 प्रकाश वर्ष दूर अल्फा सेंटोरी सौरमंडल तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। युधिष्ठिर और अर्जुन अपनी कुर्सियों से उठे और ऑब्जर्वेशन डेक से निकलकर रिसर्च लैब की तरफ जाने लगे। शायद डॉक्टर नकुल राव उनकी समस्या का कोई समाधान कर पाते। जहां युधिष्ठिर सुदूर अंतरिक्ष से आते डीप स्पेस सिग्नल्स को स्टडी करने में माहिर था और एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में दुनिया के सबसे ज्ञानी लोगों में शामिल था, वहीं अर्जुन अपने सटीक ऑब्जर्वेशन पावर और अचूक ध्यान के लिए जाना जाता था। डॉक्टर नकुल डीप स्पेस रिसर्च और प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी यानी कि अंतरिक्ष यान की गति को बढ़ाने और उसकी लंबी दूरी तक यात्रा करने में काम आने वाली नई तकनीकों पर रिसर्च कर रहे थे। डॉक्टर नकुल, ये देखिए, आपको ये देखना चाहिए। अर्जुन ने डॉक्टर नकुल की ओर एक टैब को बढ़ाते हुए कहा। डॉक्टर नकुल ने वो टैब लिया और उस पर आते सिग्नल्स को देखकर हैरान रह गए। दिस इज बिग अर्जुन, ये तो अंतरिक्ष के बारे में हमारे ज्ञान और समझ को बदल कर रख देगा। स्क्रीन पर चमकते सिग्नल्स को देखकर डॉक्टर नकुल में अजीब सा उत्साह नजर आ रहा था, जैसे कि वो भविष्य में देख रहे हो। पर सवाल यह है कि हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? दुनिया में ऐसा कोई अंतरिक्ष यान है ही नहीं जो हम इंसानों को हमारे सौरमंडल से भी बाहर ले जा पाए। फिर ये सिग्नल तो 9 खरब वर्ष दूर से आ रहा है।
लगता है इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा। ये तुमसे किसने कहा? उस शख्स ने अर्जुन को देखते हुए जवाब दिया। सबने उस आवाज की दिशा में देखा तो सामने एक लंबा चौड़ा सा शख्स खड़ा था। कोई इंसान इतना तगड़ा भी हो सकता है, ये बात सामने खड़े उस शख्स को देखे बिना यकीन कर पाना मुश्किल था। इनसे मिलिए, यह है भीम पानीकर, कल ही सेंट्रल गवर्नमेंट डेप्यूटेशन पर यहाँ आए हैं। डॉक्टर नकुल ने टैब उस शख्स के हाथों में थमा दिया। आप बोल रहे थे कि वहां पहुंचना नामुमकिन है, लेकिन मैं और डॉक्टर नकुल आपसे इस बात पर सहमत नहीं है। डॉक्टर नकुल एक डीप स्पेस प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे, जहां आज के हमारे अंतरिक्ष यान केमिकल बेस्ड फ्यूल पर चलते हैं, जो उनकी गति और उनकी दूरी को एक तय सीमा के बाहर ले जाने में असक्षम है। वहीं इनका मानना है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और वर्म होल्स के कॉम्बिनेशन से हम अंतरिक्ष में कहीं भी पलक झपकते पहुंच सकते हैं। भीम पानीकर ने जवाब दिया। मतलब? अर्जुन ने हैरानी से डॉक्टर नकुल की ओर देखा। हाँ अर्जुन, न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी के बारे में तो तुम जानते ही होंगे। इस टेक्नोलॉजी को वर्म होल्स के साथ कंबाइन करके हम स्पेस टाइम यानी कि अंतरिक्ष में बहते समय को नियंत्रित करके ब्रह्मांड में कहीं भी आ जा सकते हैं। वैसे तो ये टेक्नोलॉजी अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस पर है, लेकिन शायद इसको आजमाने का वक्त आ गया है। न्यूक्लियर फ्यूजन वो प्रोसेस है जो हमारे सूरज और बाकी चांद सितारों को उनकी शक्ति प्रदान करता है, और न्यूक्लियर फिजन तकनीक जो हमारे एटम बॉम्ब्स और न्यूक्लियर प्लांट्स में इस्तेमाल होती है, उसके मुकाबले न्यूक्लियर फ्यूजन अकल्पनीय मात्राओं में ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है। इतनी ऊर्जा कि आप सोच भी नहीं सकते। और आसान भाषा में कहें तो वर्म होल्स अंतरिक्ष में बने सुरंग की तरह होते हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम एक जगह से दूसरी जगह पलक झपकते पहुंच सकते हैं। लेकिन उनको नियंत्रित कर पाना एक बेहद कठिन कार्य होता है। डॉक्टर नकुल बाकी तीनों को लेकर लिफ्ट में दाखिल हुए और लिफ्ट उन्हें जमीन के और नीचे ले गई। इस जगह से अर्जुन और युधिष्ठिर दोनों अनजान थे। शायद उस जगह को सबसे छुपा कर रखा गया था। ओह माय गॉड, डॉक्टर नकुल, इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाए रखी। अर्जुन के सामने एक अंतरिक्ष यान खड़ा था। इतना बड़ा और विचित्र दिखने वाला अंतरिक्ष यान उसने पहली बार देखा था। काले रंग के उस यान को देखकर ऐसा लगता था कि किसी मिसाइल, एयरप्लेन और हमारे वेदों में जिन विमानों का वर्णन किया गया है, उन्हें आपस में जोड़कर सैकड़ों फुट ऊंचा एक ऐसा जहाज बनाया गया हो जिसे स्वयं ईश्वर भी देखे तो उसे अपना वाहन बनाने को व्याकुल हो। डॉक्टर नकुल, नाम क्या है इसका? अर्जुन 2 कदम चलकर उस यान के और पास गया, उसे थोड़ा और करीब से देखने के लिए। देवव्रत, द चैरियट ऑफ द गॉड्स। पायलट की यूनिफॉर्म में खड़े एक शख्स ने उत्तर दिया। इन्हें तो तुम जानते ही हो, सहदेव महेश्वरी, हमारे पायलट। और अर्जुन, आखिरकार डॉक्टर नकुल तुम्हें भी यहां ले आए। सौटे मारकर आ रहा है? अर्जुन ने सहदेव से पूछा तो सहदेव ने अपना हेलमेट उतारते हुए मुस्कुराया। बस नए एयरक्राफ्ट को टेस्ट फ्लाइट पर ले गया था। एनीवे, व्हाट्स द प्लान? अर्जुन ने सहदेव को पूरी बात बताई तो वो भी उत्साहित हो गया। उसने हैरानी से डॉक्टर नकुल की ओर देखा। डॉक्टर, क्या इसका मतलब? हाँ सहदेव, ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। अध्याय 2, संयोजन। 3 दिन बाद। तो आप सब तैयार हैं? डॉक्टर नकुल ने लॉन्च पैड पर खड़े युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम और सहदेव से पूछा। चारों स्पेस सूट्स पहने ठीक उसके सामने खड़े थे, लेकिन ये स्पेस सूट्स दूसरे मिशंस में इस्तेमाल होने वाले स्पेस सूट्स से बिल्कुल अलग थे। आज के भारी भरकम स्पेस सूट्स के मुकाबले ये स्पेस सूट्स पतले और शरीर से चिपके हुए थे और उनमें गहरी रेखाएं बनी हुई थी, हमारी तंत्रिका प्रणाली यानी कि नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई हो जैसे। ये स्पेस सूट नैनो टेक्नोलॉजी से लैस थे। नैनो टेक्नोलॉजी में इतने छोटे कणों का प्रयोग होता है जो हमें बिना माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल के दिखाई नहीं देती। इसमें अणु को अपने हिसाब से किसी भी रूप या रंग में ढाला जा सकता है, जिसके जरिए हम बिना किसी बाहरी मदद के नई चीज़ों और ढांचों की संरचना कर सकते हैं।
आसान भाषा में कहें तो सिर्फ अणु और परमाणुओं को नियंत्रित करके हम कुछ भी बना सकते हैं, फिर चाहे वो कोई हथियार हो या नया वस्त्र। और स्पेस सूट में इस तकनीक के इस्तेमाल का मतलब था कि उसको पहनने वाला इंसान आम इंसान के मुकाबले ज़्यादा वजन उठा सकता था, बिना थके लंबी दूरी तक दौड़ सकता था और अंतरिक्ष के खतरों का ज़्यादा आसानी से सामना कर सकता था। हमारे ये स्पेस सूट्स नैनो टेक्नोलॉजी से लैस हैं जो हमें सुदूर अंतरिक्ष के खतरों से बचाएगा, जैसे कि रेडिएशन, स्पेस में बहते छोटे पत्थर और मैक्स J1149 लेंस स्टार 1 से आती आँखों को चौंधिया देने वाली रोशनी और गर्मी, जो कि सामान्य स्पेस सूट्स के बस की बात नहीं। सैटेलाइट के जरिए मेरी जानकारी के मुताबिक कुरु ग्रह का वातावरण बहुत ही विषैला और अप्रत्याशित है। पलक झपकते वहाँ पर मौसम करवट बदलता है। बाकी हमें अभी भी कुरु के बारे में जानकारी अधूरी ही है, तो मिशन के दौरान हमें हर मुश्किल के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। आपके हाथों में जो डिस्प्ले है वो आपको आपकी धड़कन, सांसें और शरीर में होने वाली अन्य गतिविधियों से अवगत कराती रहेगी। आप सबके मिशन कोड नेम्स आपको बता दूँ। मैं हूँ चाणक्य, भीम आपका कोड नेम है बाली, सहदेव आप है अश्वत्थामा, युधिष्ठिर भीष्म और अर्जुन आपका मिशन कोड नेम रहेगा पार्थ। ध्यान दें, सारे नॉन एसेंशियल कर्मचारी कृपया लॉन्च पैड खाली करें। वी रिपीट, कृपया सारे नॉन एसेंशियल कर्मचारी लॉन्च पैड खाली करें। काउंटडाउन टू मिशन लॉन्च T60 मिनट्स। पूरे स्पेस रिसर्च स्टेशन बड़े बड़े लाउड स्पीकर से आते अनाउंसमेंट के शोर में डूब गया और देखते देखते लॉन्च पैड पर मौजूद गैर ज़रूरती कर्मचारियों ने जगह खाली कर दी। सिर्फ कुछ रॉकेट साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और मेडिकल टीम के लोग ही वहाँ पर मौजूद थे। मिशन को अगले 60 मिनट में लॉन्च होना था। इस यान को देखकर कितना अद्भुत लगता है। देवव्रत नाम से ही लगता है कि अंतरिक्ष की गहराइयों के लिए बना। सहदेव, तूने कभी पहले इतना बड़ा यान उड़ाया है? अर्जुन ने पूछा। क्यों, तुझे लगता है मैं उड़ा नहीं पाऊंगा? वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब? डॉक्टर नकुल, प्लीज टीम को बताइए। सहदेव ने डॉक्टर नकुल को आवाज दी। डॉक्टर नकुल इंजीनियरिंग और मेडिकल टीम से बात करने में व्यस्त थे। उन्होंने मुड़कर पीछे देखा और एक फाइल पर अपने हस्ताक्षर करके टीम की तरफ चलकर वापस आए। देवव्रत कोई सामान्य अंतरिक्ष यान नहीं है। ये सोच भी सकता है, हमसे बातें भी कर सकता है और हमारे किसी भी सवाल का जवाब भी दे सकता है। इसमें बसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्योर इंटेलिजेंस है, यानी सेल्फ अवेयर, और ये समय आने पर कड़े फैसले भी ले सकता है। हमने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम भगवान कृष्ण के ऊपर रखा है, क्योंकि अंतरिक्ष की अंधेरी गहराइयों में जहाँ किसी इंसान ने आज से पहले जाने की कोशिश तक नहीं की, उन गहराइयों में यही हमारा सारथी और मार्गदर्शक है। एक्टिवेट कृष्ण। मैं आप सबका मार्गदर्शन करने और आपको आगे के पथ पर ले जाने के लिए पूर्णतः तैयार हूं। माइंड ब्लोइंग यार। पर ये ऐसे क्यों बात कर रहा है डॉक्टर नकुल? अर्जुन देवव्रत को जिंदा होते देख आश्चर्यचकित था। कृष्ण को डेवलप करने वाली टीम ने इसको भगवत गीता पर ट्रेन किया है। उनका मानना था कि जिस एआई का नाम कृष्ण पर रखा गया हो और जिसका उद्देश्य इंसान को उसके अगले अध्याय की ओर लेकर जाना हो, ऐसे सिस्टम को सिर्फ एल्गोरिदम की नहीं बल्कि किसी और चीज की भी जरूरत थी। इसीलिए उसे सिर्फ कृष्ण नाम ही नहीं दिया उन्होंने, बल्कि कृष्ण की कही बातें और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को भी इस एआई के अंतर्मन में स्थापित कर दिया। इतने एडवांस्ड एआई के लिए हर वस्तु, काल और संपूर्ण ज्ञान का होना आवश्यक है, और भगवत गीता में तो हर सवाल का जवाब छुपा है। अब कोई माने या ना माने, पर जो डेवलपमेंट टीम ने किया उससे एआई दुनिया के सबसे शक्तिशाली और ज्ञानी एआई की तुलना में कहीं आगे की सोचता है। कृष्ण को किसी और एआई से कंपेयर नहीं कर सकते। इज वन ऑफ अ काइंड। यू आर टॉक टू हिम। बात करके देखो। डॉक्टर नकुल मुस्कुराए। हेलो कृष्णा, मैं अर्जुन हूँ। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराते हुए हवा में हाथों को हिलाते हुए कृष्ण को देख रहा था। कैसे हो पार्थ? मैं कृष्ण हूँ। तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। क्या तुम्हारे मन में मिशन को लेकर कोई सवाल है? नहीं, बस थोड़ा सा नर्वस हूँ। मतलब बिना पायलट के अंतरिक्ष यान में पहली बार सफर करूंगा तो बस थोड़ा सा डाउट था। संदेह कृतात्मना नीति न इदं लोकं न परं च न सुखम।
संदेह करने वाले आत्मा के लिए न ये दुनिया है, न परलोक है और न सुख है। अपने मन की शंका को केवल तुम ही मिटा सकते हो पार्थ। मुझ पर तुम पूर्णतः विश्वास कर सकते हो। मैं तुम्हें तुम्हारे गंतव्य स्थान तक अवश्य लेकर जाऊंगा। ये विमान बिना पायलट के जरूर है, पर बिना मार्गदर्शक के नहीं। आप सब प्रस्थान की तैयारी कीजिए। थैंक्स कृष्ण। टीम गेट अप। डॉक्टर नकुल के कहने पर सबके सब देवरथ की तरफ बढ़े। अंदर से यान उनके कल्पना से भी ज्यादा अद्भुत था। टीम चलते चलते कॉकपिट की तरफ बढ़ रही थी और डॉक्टर नकुल सबको यान के अंदर बने जगहों से अवगत कराते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये एंट्री के राइट में जो आप देख रहे हो, उस दरवाजे के पीछे हमारे इस यान को पावर करने वाला न्यूक्लियर रिएक्टर है। स्टेट ऑफ द आर्ट। इतना कॉम्पैक्ट और पावरफुल न्यूक्लियर रिएक्टर दुनिया में और किसी के पास नहीं है। ये हमें अंतरिक्ष में तेजी से सफर करने में मदद करेगा, पर इतना नहीं कि हम प्रकाश की गति तक पहुंच पाए, और हमें तो उससे भी तेज जाना है। इसलिए उसके साथ जो आप दूसरा द्वार देख रहे हैं, उस द्वार के पीछे हमारी 2 सबसे क्लासिफाइड टेक्नोलॉजीज छुपी हैं, वर्म होल स्टेबलाइजर और इनर्शिया कैंसलर। इन दोनों ही टेक्नोलॉजीज का अलग अलग उद्देश्य है। अंतरिक्ष में वर्म होल्स को डिटेक्ट और खोलने के अलावा ये वर्म होल डिटेक्टर उसे स्थिर रखने में भी मदद करेगा, क्योंकि वर्म होल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। ये उन्हें खुला रखेगा जब तक हम उसके पार नहीं पहुंच जाते। और इनर्शिया कैंसलेशन सिस्टम हमें सुरक्षित रखेगा, क्योंकि यान केवल प्रकाश की गति सीमा को तोड़ेगा नहीं, बल्कि उससे हजारों गुना तेज चलेगा। ये सिस्टम यान को एकाएक रुकने से या उसकी तेजी से बढ़ने पर हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। यहाँ से आगे लेफ्ट में मिशन के दौरान किसी अनहोनी से निपटने के लिए हमारा मेडिकल बे है। दाईं ओर ग्रीन हाउस है, जहाँ पर मिशन के दौरान खाने के लिए हम अपने लिए सब्जियां उगा पाएंगे, क्योंकि फिलहाल हमें पता नहीं कि मिशन कितने दिन चलेगा, तो खाना तो चाहिए। ऑटोमेटिक फिल्ट्रेशन सिस्टम हमारी सांसों से निकल रहे कार्बन डाइऑक्साइड को क्लीन करके वापस सांस लेने लायक बनाएगा और यान पर मौजूद पानी को साफ करके उसे बार बार इस्तेमाल करने योग्य बनाए रखेगा। ग्रेविटी जनरेटर्स यान में धरती जितना गुरुत्वाकर्षण बनाए रखने में मदद करेंगे, तो सॉरी टू से हम में से कोई भी यान के अंदर अंतरिक्ष के शून्य में उड़ नहीं पाएगा। इसके अलावा लिविंग क्वार्टर्स, जिम, एंटरटेनमेंट सिस्टम, कार्गो बे जैसे एरिया स्पेसशिप पर मौजूद है। और वो रहा सामने हमारा कॉकपिट। टीम के कॉकपिट में एंटर करते ही इंजीनियरिंग और मेडिकल टीम में मौजूद लोगों ने उन 5 को उनके सीट्स पर स्ट्रैप किया और एक फाइनल मेडिकल चेकअप और टेक्निकल चेक्स के बाद यान से बाहर निकल गए। यान के कॉकपिट में लगा एक बड़ा सा डिस्प्ले खुद से चालू हुआ और उस पर एक चक्र की आकृति उजागर होने लगी। दैट्स कृष्णा। अब भी डर लग रहा है अर्जुन? सहदेव ने अर्जुन की ओर देखकर मुस्कुराया। सर नहीं, अब नहीं। मार्गदर्शक है ना? अर्जुन ने डिस्प्ले की ओर देखा तो डिस्प्ले पर थोड़ा सा स्टैटिक आया, जैसे कि बिना कुछ कहे कृष्ण ने अर्जुन की बात पर मुस्कुराया हो। इंजिन्स चेक, बूस्टर चेक, फ्लाइट कंट्रोल्स चेक, ऑनबोर्ड एआई सिस्टम चेक, ब्लास्ट ऑफ इन T-10 सेकेंड्स। मिशन कंट्रोल ने ब्लास्ट ऑफ से पहले एक आखिरी बार टीम के साथ चेक्स रन किए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, अपना सीट बेल्ट ठीक से चेक कर लेना। 1। ये यान सोच की भी गति से तेज उड़ सकता है। डॉक्टर नकुल के ये कहते सबके सब एक झटके से अपनी सीट पर चिपक गए। इतनी तेजी से आज तक कोई यान नहीं उड़ा होगा। यान के जमीन से उड़ान भरते ही उसमें लगे सिस्टम ने उसको केवल अदृश्य नहीं, बल्कि उससे निकल रही आवाज को भी पूरी तरह से दबा दिया था। धरती पर खड़ा कोई भी इंसान ना ही तो उसे उड़ते देख पाया था और ना ही उसके इंजन से निकलते शोर को सुन पाया था। देवरथ, द चैरिट ऑफ द गॉड्स, आखिरकार स्वर्ग और उससे भी परे की दुनिया की खोज में निकल चुका था। इट वॉज ट्रैवलिंग इन टू द हेवंस एंड बियॉन्ड। अध्याय 3, आगमन। वाओ, यहां से दुनिया कितनी खूबसूरत दिखती है, बिल्कुल नीले गोल बॉल की तरह। और अंतरिक्ष
अंतरिक्ष कितना अनंत है। यहां से देखकर पता चलता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व कितना छोटा है। युधिष्ठिर अपने जीवन में पहली बार अंतरिक्ष में गया था और धरती को यूं देखकर वो थोड़ा सा भावुक हो गया था। काश इस बात को धरती पर रहने वाला हर एक व्यक्ति समझ पाता तो दुनिया में न युद्ध होते, न भेदभाव, न ईश्वर के बनाए किसी जीव को प्रताड़ित किया जाता। इस अनंत ब्रह्मांड में सिवाय एक बिंदु मात्र के हम कुछ नहीं। भीम ने भी यान से बाहर देखते हुए युधिष्ठिर से कहा, विहाय कमन्य सर्वन पुमांश चरति निहस्पृह निर्मामो निरहकारः सशांतिम अधिगच्छति। जो व्यक्ति भौतिक इच्छाएं यानी मटीरियल डिजायर से मुक्त होकर अपना जीवन बिना किसी स्वार्थ, स्वामित्व या अहंकार के जीता हो, सिर्फ वही पूर्णतः सुख का अनुभव कर सकता है। आज का इंसान स्वार्थ और अहंकार से ग्रसित है, इसीलिए वो अपने स्वार्थ के चलते एक दूसरे से युद्ध करते हैं और ईश्वर के बनाए दूसरे प्राणियों पर अत्याचार। सृष्टि का नियम है कि जब द्वेष और अत्याचार अपने चरम पर पहुंच जाए तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। कृष्ण की बात सुनकर सब हैरान थे। डॉक्टर नकुल सही थे। उस एआई का सिर्फ नाम ही कृष्ण नहीं था, बल्कि उसने सच में कृष्ण की बताई बातों को और उनके द्वारा दिए गए जीवन के सार को अपने खुद के व्यक्तित्व का हिस्सा बना लिया था। कृष्ण, हम वर्म होल के करीब पहुंच चुके हैं। शिप के शील्ड्स को एक्टिवेट करो और हाइपर ड्राइव पर जाने की तैयारी करो। ओके डॉक्टर नकुल। शील्ड्स और हाइपर ड्राइव के एक्टिवेट होते ही डॉक्टर नकुल ने बाकी टीम मेंबर्स को एक थम्स अप का इशारा किया। गाइस, गेट रेडी। हम सदियों का सफर बस कुछ ही पलों में तय करने जा रहे हैं। हम सब आज इतिहास रचेंगे। ड्राइव के एक्टिवेट होते ही अंतरिक्ष में अचानक से चीजें इतनी तेजी से गुजरने लगी थी कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक एक कर सितारे, ग्रह और पूरे की पूरी आकाश गंगाएं नजरों के सामने पलक झपकते हुए जलने लगी। अगर शास्त्रों के अनुसार प्रकाश से तेज गति मनुष्य की सोच की होती है, तो देवव्रत ने आज उस सोच की गति सीमा को भी तोड़ दिया था। नौ खरब प्रकाश वर्ष की दूरी को वो हमारे सोच की उड़ान से भी तेज गति से पूरा करने वाला था। यान के रुकते ही ऐसा प्रतीत हुआ मानो हमारा सूरज 2000 गुना बड़ा हो गया हो। इतनी रोशनी और ऊर्जा आ रही थी कि वो किसी भी इंसान को सिर्फ अंधा ही नहीं बल्कि उसकी पुतलियों को भी जला सकती थी। देवव्रत इस वक्त धरती से दूर मैक्स J1149 लेंस स्टार 1 के सौरमंडल में मौजूद कुरु ग्रह के ठीक सामने अंतरिक्ष में तैर रहा था और उससे आते सिग्नल का एग्जैक्ट लोकेशन स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा था। कृष्ण, यान को कुरु पर ले चलो। अर्जुन के कहने पर देवव्रत पे मौजूद एआई ने यान का मुख कुरु के धरातल की ओर मोड़ दिया और थोड़ी देर में यान कुरु के वायुमंडल को चीरता हुआ उसकी ओर बढ़ गया। यान के बाहर का दृश्य बहुत ही रोचक था। धरती के विपरीत कुरु पर मौजूद बादलों का रंग बिल्कुल पीला था और ऐसा लगता था कि वो धुएं के बने हों। देखकर ही पता चलता था यहाँ के बादल भी इंसान के लिए जानलेवा थे। वायुमंडल को पार कर जब देवव्रत आगे बढ़ा तो कुरु की धरती नजर आई। जोरदार बिजली की गरज के बीच कभी ना खत्म होने वाले घने कोहरे की चादर ओढ़े लाल रंग के घने जंगल और हरे रंग के दलदल नजर आ रहे थे। प्राइमरी स्कैन से पता चलता है कि कुरु की धरती इंसानों के लिए किसी नर्क से कम नहीं। वायुमंडल पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर से बना है और यहाँ के हर प्राणी, पेड़ पौधे सब इस विशाल वातावरण के अनुरूप विकसित हुए हैं। जहाँ इंसानों के लिए जहर है, वहीं कुरु के प्राणियों के लिए वही जहर अमृत है। यान के बाहर से एक बड़ा सा चमगादड़ रूपी पक्षी गुजरा। कई फुट लंबे उस प्राणी की बनावट धरती पर कभी मौजूद डायनासोर से काफी मिलती जुलती थी। लंबे पंख, धारदार पंजे और एक लंबी सी चोंच, जिसे देखकर लगता था कि यह प्राणी मछली रूपी किसी जीव का शिकार करता होगा। अजीब सा दिखने के बावजूद भी उस प्राणी में एक सुंदरता थी। वैसे भी रूप कैसा भी हो, सुंदरता तो हर एक जीव में होती ही है। फर्क सिर्फ हमारे दृष्टिकोण का होता है।
जंगलों से सिर्फ कुछ फुट ऊंचे उड़ते देवव्रत की खिड़कियों से बाहर देखती टीम कुरु को देख हैरान थी। इतना जहरीला होने के बावजूद भी जीवन यहाँ पनप ही नहीं बल्कि फल फूल भी रहा था। हमारा विष किसी और का अमृत भी हो सकता है, यह आज पहली बार जाना था। कृष्ण ने देवव्रत की गति को धीमा करते हुए उसे जंगलों के बीचों बीच एक दलदल में उतार दिया, जो बाकी दलदलों के मुकाबले बहुत स्थिर और यान का भार उठाने के काबिल था। उसके लैंड होते ही वहां दलदल में नीचे मौजूद एक सर्प और छिपकली जैसा दिखने वाला जीव वहां से रेंगते हुए निकल गया और आसपास के पेड़ों पर मौजूद बंदर जैसे दिखने वाले जीव पेड़ों की शाखों पर छलांग लगाते हुए वहां से भाग गए। यान के दरवाजे खोलकर अर्जुन वहां खड़े कुरु को निहार रहा। उस ग्रह को देखकर ऐसा लगता था कि धरती का ही प्रतिबिंब हो, पर फिर भी उससे हर मायने में अलग। क्या देख रहे हो पार्थ? कुछ नहीं कृष्ण, बस इस जगह को देखकर यकीन नहीं होता कि ऊपर वाला ऐसा भी कुछ बना सकता है। देखो, देखने में बिल्कुल धरती जैसा ही तो है, पर कितना अलग। घने पेड़ों के बीच से बहती हवा की आवाज, आकाश में चमकता हुआ बड़े से लाल रंग के सूर्य की रोशनी में उड़ते बड़े बड़े पक्षी अर्जुन को शायद इस बात का एहसास दिला रहे थे कि जीवन का सिर्फ एक पहलू नहीं होता। जीवन किसी भी रूप में किसी भी स्थान पर पनप सकता है, चाहे उसका स्वरूप हमारे सोच के विपरीत ही क्यों ना हो। इस जगह की सुंदरता पर मत जाओ पार्थ। इस जगह को जब गहराई से जानोगे तो समझोगे कि सुंदरता सिवाय हमारे दृष्टिकोण के और कुछ नहीं। कभी कभी जो हमें सुंदर दिखता है वो अंदर से उतना ही भयावह भी हो सकता है। इसीलिए किसी जगह या व्यक्ति की सुंदरता को उसकी गहराइयों को जाने बिना तय मत करना। तुम कहना क्या चाहते हो? बस इतना ही कि भौतिक सुंदरता यानी कि मटेरियल ब्यूटी केवल एक माया है। बिना सागर की गहराइयों में डुबकी लगाए मोती नहीं मिलते। वक्त आने पर समझ जाओ। कृष्ण की कही हुई बात को सुन अर्जुन कुछ देर दूर अंतहीन ऊंची पहाड़ियों से निकलते हुए धुएं को देखता रहा और फिर देवव्रत के मुख्य द्वार को बंद कर वापस बाकी के टीम मेंबर्स के पास लौट गया। अध्याय 4 कला। अंदर देवव्रत के ब्रीफिंग रूम में बाकी की टीम कुरु की टोपोग्राफी, वहां के वातावरण और सिग्नल की लोकेशन की जांच कर रही थी। इसके आगे का सफर पांचों को पैदल ही तय करना था और हर अनजान जगह की तरह कुरु भी ना जाने अपने गर्भ में कौन कौन से राज छुपाए बैठा था। उसको जानने के लिए पहले कुरु को जानना जरूरी था। हम सबके सूट्स हमें कुरु के विषैले वातावरण में सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि ऐसा एडवांस सिग्नल कोई विकसित जीव ही भेज सकता है। तो कुरु के बारे में एक चीज तो तय है कि यहाँ पर हम अकेले तो बिल्कुल नहीं है। तो देवव्रत के बाहर हम सबको सतर्क रहना पड़ेगा। AI कृष्णा हमारे मूवमेंट्स को मॉनिटर करेगा और कुरु पर हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। डॉक्टर नकुल टीम को लास्ट मिनट इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। और एक बार, किसी भी वक्त हम में से किसी को भी कोई खतरा महसूस हो तो होल्ड योर फायर। पहले जांचो, परखो और फिर चुनाव करो। कोई भी बिना सोचे समझे गोली नहीं चलाएगा। हम यह रिसर्च मिशन पर हैं, जंग शुरू करने के लिए नहीं। आप सबके गियर्स रेडी हैं, लेट्स मूव। डॉक्टर नकुल की बात खत्म होते ही पूरी टीम ने अपने बैकपैक्स पैक किए और अपने अपने हथियारों को लोड करके ऑपरेशनल चेक्स पूरे किए। सिग्नल देवव्रत से कुछ किलोमीटर दूर जंगलों के बीच से आ रहा था। ये हरा हरा चिपचिपा सा क्या है यार? सहदेव के बूट्स में दलदल में बहता हरा पदार्थ बिल्कुल किसी चिकनी चिपचिपी गोंद जैसा चिपक रहा था। ये इस ग्रह के जीवन का स्रोत है, पानी। पानी? सहदेव ने अपने हाथों से थोड़ी सी गोंद जैसे उस पानी को अपने बूट से साफ किया और उंगलियों पर लगे उस पानी को सूंघा। स्पेस सूट्स की फिल्ट्रेशन सिस्टम की वजह से उसे उस पदार्थ की महक तो आई, पर कोई नुकसान नहीं हुआ। केयरफुल सहदेव, ऐसे हर कुछ सूंघते फिरना कोई अच्छी बात नहीं है, खासकर यहाँ। अर्जुन ने सहदेव को चिताया। सहदेव ने अर्जुन को देखा और अपने हाथों को झटकते हुए उस पर लगी पानी को छिड़क दिया। फॉलो मी। सिग्नल जंगल के उस ओर से आ रहा है। डॉक्टर नकुल अपने हैंड हेल्ड डिस्प्ले पर उस सिग्नल के सोर्स को ट्रैक कर रहे थे।
टीम धीरे धीरे घने जंगलों और दलदलों से होते हुए आगे बढ़ती जा रही थी, पर ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ था जो उन पर नजरें गड़ाए बैठा हो। ऐसा लग रहा था कि पेड़ों पर होती हलचल हवा से नहीं बल्कि किसी और कारणों की वजह से थी। तुम लोगों को सुनाई दे रहा है? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई हमें देख रहा है। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने अपने चारों तरफ देखा, पर उसे कुछ नजर नहीं आया। सामने देखो, वहाँ उस पेड़ के पास वो रोशनी देख रहे हो? अर्जुन ने अपने हाथों से इशारा किया। पार्थ, सिग्नल का सोर्स उसी गुफा के अंदर से आ रहा है। होल्ड यू फायर। टीम ने देखा तो पेड़ों पर सैकड़ों भयावह जीव उल्टे लटक कर कुर्राते हुए टीम को घूर रहे थे। लंबी पैनी तलवार जैसी पूंछ, पीठ पर असंख्य कांटे और मुंह के अंदर चमकते पैरे लंबे दांत। ऐसा लगता था किसी भी वक्त वो टीम पर हमला कर सकते थे। सारे टीम मेंबर्स की सांसें और दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उनमें से सबसे बड़ा जीव पेड़ से रेंगते हुए नीचे उतरा और पलक झपकते टीम के पास पहुंच गई, और उनके पास आते ही अपनी नाक वो युधिष्ठिर के चेहरे के पास ले गई, मानो उसे बिल्कुल पास से परखना चाहता। सांप जैसी आंखों की पुतलियों के कोनों से उसकी ढकती खुलती पलकें देख युधिष्ठिर अपनी जगह पर ही जम गया। घूरते हुए उस जीव ने पूरी टीम के हर एक सदस्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाया। कहते हैं कि आपका भय सामने वाले को और शक्तिशाली बना देता है। शायद वो जीव ही नहीं बल्कि कुरु का कण कण भी उनके मन के भय को भाप गया। मौसम एकाएक बदला और एक तेज गरजती बिजली के साथ उस जीव के पीठ पर बने कांटे खड़े हो गए। उसकी लंबी पैनी पूंछ हवा में लहराई और एक झटके से उस जीव ने टीम पर वार कर दिया। बच्चों! गोलियों की आवाज, गरजती बिजली और आसमान से गिरते तेज विशाले बारिश ने कुरु पर फैले शांति को अचानक से चीर कर रख दिया। बंदूक के चलते ही बाकी के सारे जीव भी पेड़ों से नीचे आने लगे। टीम को पता था कि वो इतने सारे जीवों से एक साथ नहीं लड़ सकती थी। निकलो यहां से! सबके सब डॉक्टर नकुल के पीछे पीछे गुफा की ओर दौड़े। वो देवव्रत से काफी दूर आ चुके थे और शायद बस अब वो गुफा ही थी जो उन्हें आश्रय प्रदान कर सके। रुकना मत, सीधा उस गुफा की तरफ चलो। गोलियां चलती जा रही थी और एक एक कर जीव धराशायी होते जा रहे, पर असंख्य मात्रा में पेड़ों से नीचे आते उन जीवों को समाप्त कर पाना नामुमकिन था। अगर वो जल्द गुफा तक नहीं पहुंच पाए तो निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त होते। भागते भागते टीम ने गहरे दलदल के ऊपर से छलांग लगाते हुए उसे पार किया। किस्मत अच्छी थी शायद उनकी, क्योंकि दलदल के नीचे से 100 फुट लंबे मगरमच्छ जैसे जीव ने पानी के अंदर से छलांग लगाई। और टीम के पीछे भागते उन जीवों में से कईयों को एक ही बार में अपने जबड़े में पकड़ वापस दलदल की गर्त में समा गए। दलदल की सतह ऐसे हिली जैसे उसमें किसी ने पूरा का पूरा पहाड़ दे मारा हो। सहदेव कुछ देर वहीं रुककर उस खौफनाक दृश्य को अपनी आंखों से देखते हुए शायद यही सोच रहा था कि अगर उनके सूट्स ना होते और दलदल को उन्हें पैदल पार करना पड़ता तो। अर्जुन ने सहदेव की ओर बढ़ रहे एक जीव पर वार किया। सहदेव, पागल हो गया क्या? चल! और उसे हाथों से खींचते हुए वहां से अपने साथ ले गया। उस जीव की पहली पूंछ सूट को छेद कर सहदेव की बाहों तक पहुंचने में सफल हो गई थी, पर उसे बस थोड़ी सी चोट आई थी। देखते ही देखते सूट के नैनोवॉट्स ने सूट को रिपेयर भी कर दिया। उस जगह से बचते बचाते टीम गुफा के पास किसी तरह पहुंच तो गई थी, पर गुफा का मुख बंद किए बगैर वो पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो सकते थे। भीम पास पड़े एक बड़े से पत्थर को अपने हाथों से सरकाते हुए उस गुफा के मुख की तरफ ले जाने लगा। और ठीक ऐन वक्त पर गुफा की ओर तेजी से बढ़ते एक जीव के अंदर घुसने से पहले ही उस गुफा का मुख बंद कर दिया गया। गुफा के मुख के बंद होते ही सबने चैन की सांस ली। वो सारे आज मौत को चकमा देने में कामयाब रहे। अंदर से पूरी की पूरी गुफा ध्वनि तरंगों की वजह से कपकपा रही थी। उन्हें जिस कलाप यानी कि आर्टिफैक्ट की तलाश थी, शायद वही इन वाइब्रेशंस का कारण था। कोई गुफा इतनी भी बड़ी हो सकती है, ये जब तक कोई इंसान उस गुफा के अंदर ना जाए तब तक सपने में भी उसकी कल्पना नहीं कर सकता था। शायद कुरु पर मौजूद वो उन्नत सभ्यता जो उस आर्टिफैक्ट के जरिए पूरे ब्रह्मांड के कोनों कोनों में मैसेज लेकर रही थी, वो भी वहीं मौजूद हो।
क्या पता। कृष्ण, क्या तुम इस गुफा को एनालाइज कर सकते हो? अर्जुन ने अपने सूट की लाइट्स को ऑन किया। देखकर लगता था कि गुफा की बनावट प्राकृतिक नहीं थी। कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर, सेरामिक मैट्रिक्स कॉम्पोजिट्स, बेरिलियम और ग्रेफाइट इपॉक्सी कॉम्पोजिट के ट्रेसेस मिले हैं। व्हाट? पर ये सारे मेटल्स तो कुरु पर होने ही नहीं चाहिए। हमारे इनिशियल स्टडीज के मुताबिक तो कुरु के सौरमंडल पर मिलने वाले मिनरल्स और मेटल्स बाकी के सौरमंडल से बिल्कुल अलग हैं। स्ट्रेंज। कुरु के पूरे सोलर सिस्टम पर मौजूद बाकी के भी किसी भी प्लैनेट्स पर भी इन मेटल्स का होना नामुमकिन है। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? यहाँ के तो जीवों की बनावट भी सल्फर बेस्ड है, ना कि कार्बन बेस्ड। डॉक्टर नकुल कृष्ण की बात पर हैरान थे। कृष्ण, एक बार फिर से पूरे प्लैनेट को उसके मिनरल्स और कॉम्पोजिशन के लिए स्कैन करो और मुझे बताओ कि यहाँ पर बाकी कहीं तुम्हें ये एलिमेंट्स मिलते हैं क्या? प्लैनेट को मिनरल्स के लिए स्कैन करने में थोड़ा समय लगेगा। कोई बात नहीं, हम तब तक उस सिग्नल के सोर्स को ट्रेस करते हैं। तुम स्कैन जारी रखो। टीम ने सूट पर लगे जेट पैक्स को एक्टिवेट किया और गुफा में और अंदर जाने लगे। गुफा में हर तरफ घनी लताएं और झाड़ियों ने उसके दीवारों से लेकर छत और धरातल को अपने आगोश में ले रखा था। गुफा की दीवारों पर अजीब से प्राणी रेंग रहे थे। कम से कम 8 पैरों वाले इन जीवों के शरीर की त्वचा और बनावट किसी अजगर की तरह चिकनी और छिलकदार थी। सैकड़ों की तादाद में मौजूद वो जीव गुफा की दीवारों पर यहाँ वहाँ चल रहे थे। हवा में आगे बढ़ते सहदेव ने उनकी तरफ रोशनी की तो इन जीवों की आंखें नहीं थी। शायद गुफा के अंधेरे में विकसित होने के कारण उन्हें आंखों की जरूरत ही नहीं थी। और हो सकता है कि हमारे धरती पर मौजूद चमगादड़ों की तरह ये सब भी आवाज़ के सहारे ही रास्ता ढूंढते होंगे। गुफा के धरातल पर एक विशाल नदी बह रही थी जिसके अंदर किसी बड़े से जीव की परछाई नजर आ रही थी, पर यह पानी बिल्कुल धरती के पानी जैसा था, ना कि हरा। ऐसे जैसे टीम गुफा की गहराइयों में जाती जा रही थी, सिग्नल और रोशनी दोनों ही तेज होते जा रहे थे। वाह, उस तरफ। अर्जुन ने टीम को दूर चमकते एक ढांचे की तरफ इशारा किया। वो कोई साधारण ढांचा नहीं था। कम से कम 200 फुट ऊंचा वो ढांचा जमीन से निकलकर गुफा की छत को छू रहा था और उससे निकलती रोशनी धरती पर मौजूद किसी छोटे से शहर के बराबर रोशनी फैला रही थी, जिससे कि उस जगह पर पूरी की पूरी गुफा रोशनी में नहा गई थी। अपने जेट पैक्स को डीएक्टिवेट करते हुए टीम ने धीरे धीरे उस ढांचे के पास जाकर लैंड किया। अनबिलीवेबल। डॉक्टर नकुल ने डिस्प्ले पर नजर दौड़ाई तो फ्रीक्वेंसी इतनी तेज थी कि डिस्प्ले पर बीच बीच में एक तेज स्टैटिक आ रहा था। ये क्या है? अर्जुन उस ढांचे पर बने स्विचेस की ओर बढ़ा। उसे मत छूना। पीछे से किसी की आवाज आई। टीम ने मुड़कर देखा तो एक 7 फुट ऊंचा जीव ठीक उनके पीछे खड़ा था। उसकी त्वचा पर उभरे हुए गहरे निशानों से निकलती फिरोजी, नीले और चांदी जैसे हल्की हल्की रोशनी को देखकर लगता था कि वो किसी दूसरी दुनिया का था। बड़ी बड़ी गहरी आंखों के अंदर चमकती काली पुतलियां, जिन्हें शायद सूरज की रोशनी की आदत नहीं थी। लंबे चेहरे पर एक पैनी सी ठुड्डी, उभरे हुए गाल की हड्डी और पीठ से निकलते सर्प जैसे पशुपात यानी कि टेंटिकल्स हवा में लहरा रहे थे। पतले सुडौल शरीर के दोनों हाथों पर 4-4 उंगलियां, लंबे पतले पैर लेकिन मोटे और ताकतवर पंजों पर खड़े उस जीव के चेहरे पर एक ऐसा तेज था कि कोई भी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाए। ऐसा लगता था कि यह प्राणी हमसे कहीं ज्यादा उन्नत और ज्ञानी था। कौन हो तुम और हमारी भाषा कैसे जानते हो? भीम ने अपनी बंदूक का मुख उस जीव की तरफ करते हुए उसको लोड किया। मैं ब्रह्मांड में मौजूद हर सभ्यता की भाषा बोलता हूँ। तुम प्राणियों को तो मैं तब से जानता हूँ जब तुम धरती की गुफाओं में छोटे छोटे गुटों में रहते थे और शिकार करके अपना और अपने परिवार का पेट पालते। ये जो ढांचा तुम देख रहे हो हमारे ग्रह के वायुमंडल और प्रकृति को रेप्लिकेट करके मुझे और इस जगह के अंदर मौजूद बाकी के जीवों को जिंदा रखे हुए है। इसके बिना हम यहाँ जिंदा नहीं रह पाएंगे। अमेजिंग। हम सब तुम्हारे ही भेजे सिग्नल का पीछा करते हुए यहाँ तक आए हैं। डॉक्टर नकुल उस जीव की बनावट, उसके चेहरे के तेज और उसका प्रताप देखकर स्तब्ध थे। वो सिग्नल हमने नहीं भेजा। हम तो हजारों साल पहले खुद उस सिग्नल का पीछा करते करते यहाँ आए थे। मतलब? अपनी प्रजाति का मैं आखिरी बचा हूं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। डॉक्टर नकुल, मैंने इस ग्रह का स्कैन पूरा कर लिया है। पूरे ग्रह पर सिवाय उस गुफा के और कहीं भी वो एलिमेंट्स मौजूद नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये गुफा है ही नहीं। उस जीव ने अपने दाएं हाथ को ऊपर करते हुए अपनी एक उंगली से हवा में एक निशान बनाया।
और एकाएक टीम के चारों तरफ धीरे धीरे जैसे रोशनी का अंबार लग गया। दीवारों पर रेंगते प्राणी एक एक करके अपने शरीर से नीले रंग की रोशनी बिखेरने लगे और उस जगह का असली रूप उजागर होने लगा। वो किसी गुफा में नहीं बल्कि एक यान के अंदर थे। इतना बड़ा यान कि पूरे के पूरे ग्रहों को अपने अंदर संभाले। टीम हैरानी से उस जीव को देख रही थी। उनके मन में प्रश्नों का सैलाब था और शायद उस जीव ने भी उनके मन में उठते प्रश्नों को भांप लिया था। आज से कई हजार साल पहले हमारा भी एक फलता फूलता ग्रह था। हम इस ब्रह्मांड की सबसे उन्नत जीवों में से थे। एक दिन हमें सुदूर अंतरिक्ष के गर्भ से एक सिग्नल आया। हमें लगा कि शायद कोई और उन्नत प्रजाति है जो हमसे संपर्क स्थापित करना चाहती है, और हम उस सिग्नल का पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुँचे। लेकिन इस जगह पर पहुँचने के बाद पता चला कि यहाँ पर कोई उन्नत प्रजाति है ही नहीं। हमारे यहाँ आने से पहले ही उनका विनाश हो चुका था। अब बस मैं और मेरे ग्रह के कुछ साधारण प्राणी बचे हैं। उस जीव ने गुफा की दीवारों पर और नीचे नदी के अंदर तैरते जीवों की तरफ इशारा किया। अगर तुमने नहीं तो फिर वो सिग्नल किसने भेजा? अर्जुन 2 कदम आगे उस जीव की ओर बढ़ा। तुम्हें लगता है कि ये ढांचा उस सिग्नल का सोर्स है क्योंकि फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सबसे तेज है ना? लेकिन फ्रीक्वेंसी इस ढांचे से नहीं बल्कि इस यान के नीचे गुरु की धरती के गर्भ से आ रहा है। गुरु की धरती की गर्भ से? गुरु खुद ही उस सिग्नल का सोर्स है। यह सिर्फ ग्रह नहीं है बल्कि हमसे भी पहले के उन्नत जीवों द्वारा बनाया गया एक इंटरस्टेलर एआई है, जिसे शायद उस सभ्यता ने ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने के लिए बनाया था। एक ऐसा एआई जिसे गुरुवासियों ने अपने ग्रह का गर्भ में बसाकर अपने विनाश का कारण बना दिया। पहले इसे अपने खुद के ग्रह की उस उन्नत सभ्यता को निगला और फिर हजारों सालों से ब्रह्मांड में मौजूद बाकी की उन्नत सभ्यताओं को भी निगलता चला आ रहा है। सिर्फ वहां के साधारण जीवों को छोड़ देता है। मेरी दुनिया भी उन्हीं सभ्यताओं में से एक थी। मेरे साथ आए मेरे बाकी के साथी दूसरे यान में मेरी दुनिया के लोगों को इस जगह खतरे के बारे में आगाह करने के लिए चले गए और मुझे यहाँ छोड़ गए ताकि मैं गुरु को रोकने का कोई रास्ता ढूंढ पाऊँ। लेकिन वो कभी लौट कर नहीं आए और ना ही मेरे पास जाने के लिए मेरा ग्रह बचा। उस यान में वो अपने साथ कुछ ऐसा ले गए कि हम सब खत्म हो गए। ऐसा क्या ले गए थे वो? गुरु के एआई ने अपने खुद की छवि की नकल करके बहुत सारे छोटे छोटे यंत्र बनाए थे। जो भी यहाँ आता है गुरु उनके साथ एक यंत्र उनके ग्रह पर भेज देता है और समय आने पर उसका प्रयोग करके उस ग्रह की उन्नत सभ्यता को नष्ट कर देता है। तुम्हारे ग्रह पर भी वह यही करने की तैयारी में है। उसे रोकने का कोई तो तरीका होगा। तुम्हारे ग्रह से कितने लोग आए हैं यहाँ? बस हम 5 ही हैं। तो 5 वह कहाँ है? उस जीव की बात सुनकर सबने अपने आसपास देखा तो सहदेव कहीं नजर नहीं आ रहा। सहदेव, तुम्हें उसे रोकना होगा इससे पहले कि वो तुम्हारे यान को लेकर यहां से निकल जाए। गुरु ने शायद सहदेव को इसीलिए चुना था क्योंकि वो एक पायलट था और यान में लगे सिस्टम्स से बखूबी वाकिफ था। वो चाहता तो यान के फेल सेफ सिस्टम्स को मैनुअली ओवरराइड करके उसके एआई कृष्ण से यान का नियंत्रण अपने हाथों में ले सकता था। कृष्णा, सहदेव को ट्रैक कर सकते हो? अर्जुन के कहते ही उसके डिस्प्ले पर चक्र की आकृति पर स्टैटिक आया। कृष्ण ने अर्जुन की बात सुन ली थी। सहदेव ट्रैक नहीं हो पा रहा है। ऐसा लगता है कि उसने अपना ट्रैकिंग डिवाइस बंद कर दिया है। कृष्णा, कॉकपिट को तुरंत लॉक करके देवव्रत के सारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स को सील कर दो। किसी भी हाल में वो खुलने ना पाए जब तक हम देवव्रत तक नहीं पहुंच जाते। ये कृष्ण क्या है? हमारे यान का मार्गदर्शन करने वाला एआई। अर्जुन की बात सुन उस जीव ने अपनी भौहों को हिलाते हुए एक गंभीर भाव प्रकट किया। तुम्हें अपने एआई को नष्ट करना होगा वरना गुरु उसको भी दूषित कर अपना गुलाम बना लेगा। असंभव। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो कृष्ण गुरु के आगे हार नहीं मानेगा और समय आने पर कठिन से कठिन निर्णय लेने में भी नहीं हिचकिचाएगा। हमें अपने कृष्ण पर पूरा यकीन है। डॉक्टर नकुल ने पूरी दृढ़ता से उस जीव को जवाब दिया। ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर मेरा जीवन तुम्हारी प्रजाति की कोई मदद करने के काम आ पाए तो मैं भी चैन से मर पाऊंगा। वैसे भी अब मेरा कोई काम नहीं। वही रात का समय है, सूर्य डूब चुका है।
हम अंधेरे के जीव हैं, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। उस वक्त तो उनमें से किसी को भी समझ नहीं आया था कि वो जीव किन चीज़ों के बारे में बात कर रहा था। क्या बाहर मौजूद जीवों से भी खतरनाक कुछ हो सकता था? लेकिन कुछ खतरे ऐसे होते हैं जो हमारी नज़रों के सामने तो होते हैं, लेकिन फिर भी हमसे ओझल उठते हैं। अध्याय 5 मनोविषोग। चारों उस जीव के साथ मिलकर गुरु के जंगलों से वहां मौजूद प्राणियों से युद्ध करते हुए देवव्रत की तरफ बढ़ रहे थे। रात के अंधेरों में वो उन्नत परग्रही टीम के लिए उनकी आंखें और कान बन गया था। धरती के वो 4 वीर किसी दूसरे ग्रह के उस आखिरी बचे योद्धा के साथ मिलकर गुरु के खतरों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। अगर हम और आप आज उन्हें लड़ते देख पाते तो उन्हें देखकर हम सबके शीश भी गर्व से ऊंचे होते। असंख्य तादाद में वो जीव पेड़ों से, जमीन के नीचे से और दूर पहाड़ियों से नीचे आए जा रहे थे। टीम के पास वक्त कम था। उन्हें किसी भी हाल में देवव्रत तक पहुंचकर समय रहते सहदेव को रोकना था। अगर ऐसा ना होता तो ब्रह्मांड में फैले गुरु की कुदृष्टि का शिकार हुए बाकी उन्नत प्रजातियों की तरह हमारा भी विनाश निश्चित था। कृष्णा, हम देवव्रत की तरफ बढ़ रहे हैं, यान का मुख्य द्वार खोल दो। अर्जुन के कहे अनुसार कृष्ण ने यान का मुख्य द्वार खोल दिया और टीम के अंदर घुसते ही उसे बंद कर दिया। सहदेव का है? मैंने उसे यहाँ आते नहीं देखा, पर सहदेव को देवव्रत के सारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पता है। किसी भी हाल में उसे रोकना होगा। लेकिन अगर वो नहीं माना तो? अर्जुन ने भावुक होकर बाकी सबकी ओर देखा। डॉक्टर नकुल, भीम, युधिष्ठिर और अर्जुन तीनों दुविधा में थे। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्ये स्थेना त्वं शोचितं अहर्षि। कृष्ण की कही उस बात ने टीम को अंदर से झिंझोड़ कर रख दिया था। डोंट ग्रीव द इनएविटेबल। अगर सहदेव की मृत्यु धरती की रक्षा के लिए आवश्यक थी तो टीम के लिए बिना हिचके वो कठिन निर्णय लेना आवश्यक था। कृष्ण की उस बात को सुनकर वो जीव भी आश्चर्यचकित था। शायद वो कृष्ण जैसे एआई से खुद भी पहली बार मिला था, जो टेक्नोलॉजी और हमारे अस्तित्व से लेकर ब्रह्मांड तक का संपूर्ण ज्ञान खुद में समाये बैठा था। लेकिन फिर अचानक से देवव्रत की सारी लाइट्स एकाएक बंद हो गई और पूरे का पूरा यान अंधेरे में डूब गया। कृष्ण, कृष्ण। अर्जुन को इस बार कोई जवाब नहीं मिला। देवव्रत का एआई कृष्ण भी शट ऑफ हो गया था। लगता था कि सहदेव उसे बंद करने में कामयाब रहा था। टीम मुख्य द्वार से सीधे देवव्रत के कार्गो बे की तरफ दौड़ी। हाँ? ये क्या? युधिष्ठिर की चलाई उस गोली के दीवार से टकराते ही उससे निकली चिंगारी की रोशनी में सबको ऐसा लगा कि उन्होंने दीवार पर कुछ रेंगते हुए देखा, कुछ अजीब सा पर जाना पहचाना। बंदूक के आगे की लाइट्स में टीम ने देखा कि कार्गो बे की दीवारों पर सच में कोई चीज रेंगते हुए निकली, पर उसकी गति इतनी तेज थी कि वो उसे ठीक से देख नहीं पाए। क्या जंगलों से कोई प्राणी देवव्रत के अंदर घुस आया था, या फिर वो खुद अपना काल अपने साथ ले आए थे? वो परग्रही कहाँ है? अर्जुन की बात सुन टीम ने अपने चारों तरफ देखा तो वो जीव कहीं नहीं था। डॉक्टर नकुल, डॉक्टर नकुल। इससे पहले कि टीम कुछ सोच पाती, किसी चीज ने डॉक्टर नकुल को पकड़कर अंधेरों में खींच लिया। वो दौड़ते हुए गए तो सूट की रोशनी में डॉक्टर नकुल की लाश के टुकड़े पड़े थे। मुझे याद आने के लिए शुक्रिया। सहदेव बेचारा तो उस दलदल में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था। सहदेव पागल हो गया क्या? चल। जो तुमने देखा वो मेरा छल था, मेरा रचाया खेल, ताकि मैं तुम्हारे यहाँ तक पहुंच सकूं। गुरु के एआई ने अपने खुद की छवि की नकल करके बहुत सारे छोटे छोटे यंत्र बनाए थे। जो भी यहाँ आता है गुरु उनके साथ एक यंत्र उनके ग्रह पर भेज देता है और समय आने पर उसका प्रयोग करके उस ग्रह की उन्नत सभ्यता को नष्ट कर देता है। तुम्हारे ग्रह पर भी वही करने की तैयारी में है। वो यंत्र मैं ही हूं और तुम मुझे खुद यहाँ ले आए। कैसी लगी मेरी कहानी? मेरी दुनिया भी उन्हीं सभ्यताओं में से एक थी। मेरे साथ आए, मेरे बाकी के साथी दूसरे यान में मेरी दुनिया के लोगों को इस जगह खतरे के बारे में आगाह करने के लिए चले गए।
और मुझे यहाँ छोड़ गए ताकि मैं गुरु को रोकने का कोई रास्ता ढूंढ पाऊँ। लेकिन वो कभी लौट कर नहीं आए और ना ही मेरे पास जाने के लिए मेरा किराया बचा। उस यान में वो अपने साथ कुछ ऐसा ले गए कि हम सब खत्म हो गए। और अब देखो, सहदेव के बाद डॉक्टर नकुल भी अब देवव्रत खुद मुझे तक ले जाएगा। अर्जुन सहदेव के बारे में सुनकर मानो पागल सा हो गया। भीम रुक जाओ। युधिष्ठिर की आवाज का भीम पर कोई असर नहीं हुआ और वो उस जीव की तरफ तेजी से बढ़ता गया। ऋषि वेदव्यास के अनुसार महाभारत के भीम में सहस्त्र हाथियों का बल था, पर भीम पानीकर तो साधारण इंसान था। लेकिन आज उसे देख कर लगता था कि वो अपने माता पिता द्वारा दिए गए नाम को साक्षात जी रहा था। ये मालूम होते हुए भी कि उस जीव से उसके लिए लड़कर जीत पाना असंभव था, उसने उससे किसी वीर योद्धा की तरह लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी। युधिष्ठिर और अर्जुन की आंखों के सामने उस जीव ने अपने सारे के सारे पशुपात भीम के शरीर के आर पार कर दिए, पर दर्द से तड़पते भीम की आंखों में उन्हें सिवाय साहस और बलिदान के कुछ नजर नहीं आया। शायद स्वयं मृत्यु भी आज भीम पानीकर के बलिदान को देखकर उसके आगे नतमस्तक थी। वो जीव ठीक उनके सामने खड़े अपने पशुपातों को हवा में लहराते हुए उन्हें घूर रहा था और भीम पानीकर का बेजान शरीर जमीन पर पड़ा हुआ था। अब जो कुछ भी करना था युधिष्ठिर और अर्जुन को ही करना था, लेकिन कृष्ण के मार्गदर्शन के बिना वो ये युद्ध नहीं जीत सकते थे। एक अकेला वो जीव सारे कौरवों के समान था और आज कुरु की रणभूमि पर पृथ्वी का भविष्य तय होना। देवव्रत के लाइट्स के ऑन होते ही वो जीव दीवारों पर रेंगते हुए कार्गो बे के दरवाजे से बाहर निकल गया। अर्जुन और युधिष्ठिर के हाथों पर लगे डिस्प्लेस पर इस बार चक्र की आकृति पहले से बहुत ज्यादा प्रताप के साथ उभर कर आई और फिर पूरे देवव्रत में कृष्ण की आवाज गूंज उठी। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मना सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब धर्म ग्लानि यानी उसका लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ। सामने से 7 फुट लंबा एक मनुष्य कार्गो बे के दूसरे दरवाजे से चलकर अंदर आया। कृष्ण, अर्जुन उस विशालकाय मनुष्य को देखकर स्तब्ध था। तुमने ये कैसे किया? देवव्रत के रिसर्च बे में मौजूद ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वस्तुओं का प्रयोग करके मैंने इस शरीर और एक अस्त्र की रचना की है। मुझे क्षमा करना, थोड़ी देर के लिए मैंने देवव्रत के सिस्टम्स को बंद कर दिया था क्योंकि मुझे यहाँ किसी और एआई के होने का आभास हो गया था। मुझे पहले अपने कोर को सुरक्षित करने की आवश्यकता थी ताकि कोई उसे करप्ट न कर पाए। तुम दोनों कॉकपिट में जाओ और देवव्रत को इस ग्रह से बाहर अंतरिक्ष में ले चलो। ईश्वर ना करे, लेकिन अगर कुरु को रोकने के लिए हमें देवव्रत का बलिदान देना पड़ा तो इस ग्रह के साथ साथ यहाँ के प्राणियों का भी विनाश हो जाएगा। किसी जगह पर जीवन और वहाँ के जीव हमारे लिए कुरूप हो सकते हैं, पर भगवान के लिए नहीं। पर देवव्रत तुम्हारे बिना उड़ेगा कैसे? सहदेव भी नहीं रहा। कॉकपिट में पायलट के सीट के नीचे एक स्विच है, उसको दबाते ही सामने डैशबोर्ड पर एक पैनल खुलेगा। उस पैनल के पीछे मैनुअल कंट्रोल्स हैं। मुझे तुम दोनों पर पूर्ण विश्वास है कि तुम कर पाओगे। मैंने देवव्रत का नियंत्रण छोड़ दिया है ताकि मेरे करप्ट होने या ना होने की स्थिति में कोई इसका दुरुपयोग ना कर पाए। इसके आगे का सफर तुम दोनों को अकेले ही तय करना है। भले ही मैं कुरु जितना एडवांस नहीं, पर उसके बनाए यंत्र को मैं धरती तक पहुंचने नहीं दूंगा। यह कृष्ण की प्रतिज्ञा है। अर्जुन, युधिष्ठिर और कृष्ण कार्गो बे से भागते हुए सीधे देवव्रत के कॉकपिट तक पहुंचे और अपनी आंखों की पुतलियों को स्कैन करते ही देवव्रत की कॉकपिट के दरवाजे खुल गए। कृष्ण के कहे अनुसार मैनुअल कंट्रोल के जरिए उन दोनों ने देवव्रत को कुरु की धरती से निकाल अंतरिक्ष में ले गए। कृष्ण कॉकपिट के बंद दरवाजे के बाहर उन दोनों की रक्षा के लिए खड़ा था। उस जीव का वहां आना निश्चित था। सामने से वो जीव अपने पशुपात फैलाए कॉकपिट की तरफ दौड़े चला आ रहा था, पर एक भी पशुपात कृष्ण को छू भी नहीं पाया था। उसकी उंगलियों से निकलते चक्रों ने उस जीव के पशुपात काट कर रख दिए थे।
लेकिन वो जीव भी कहाँ हार मानने वाला था। अंतरिक्ष में तैरते देवरथ में कृष्ण और उस जीव के बीच भयंकर द्वंद्व युद्ध की आवाजें गूंज रही थी। तभी कॉकपिट के कम्युनिकेशन हब पर एक मैसेज आया। आखिरी मार्गदर्शन के लिए तैयार हो पार्थ? कृष्ण की आवाज सुन अर्जुन और युधिष्ठिर दोनों भावुक थे। शायद उन्हें पता था कृष्ण क्या करने जा रहा है। मेरे बोलते ही देवव्रत का मुख्य द्वार खोल देना पार्थ। अर्जुन चाहता तो नहीं था। द्वार खोल दो पार्थ, अभी। पर कृष्ण के कहे को ना ही तब महाभारत का अर्जुन टाल पाया था और ना ही उस दिन अर्जुन देशपांडे। ना चाहते हुए भी उसने देवव्रत के द्वार खोल दिए। शायद कुरु को धरती तक पहुंचने से रोक पाने का बस यही एक तरीका था। द्वार के खुलते ही अंतरिक्ष के शून्य ने देवव्रत के अंदर खलबली मचा दी और अंदर से हर एक चीज को बाहर की ओर खींचकर खुद में समाने लगा। कॉकपिट में लगे डिस्प्ले पर अर्जुन ने एक एक कर पहले भीम और फिर डॉक्टर नकुल के शरीरों को देवव्रत से बाहर अंतरिक्ष के शून्य में समाते देखा और फिर एक आखिरी बार कृष्ण की आंखों में देखा। कृष्ण उस जीव को अपनी बाहों में कसकर पकड़े मानो अर्जुन को ही देख रहा था। वो समझ गया था कि कृष्ण क्या कहना चाहता था। अर्जुन ने मुख्य द्वार को एक बार फिर से बंद कर दिया। कृष्ण से अर्जुन को अजीब सा लगाव हो गया था। भले ही वो एआई था, पर उसे खोना अर्जुन के लिए मानो अपने किसी प्रियजन को खोने के समान था। और इस वक्त वो बहुत भावुक था। ये एनं वेति हंतरं यक्षचनं मन्यते हता उभौ तो न विजनीतो नयं हन्ति न हन्यते। इस आखिरी मैसेज के कम्युनिकेशन हब पर सुनाई देते ही कृष्ण भी उस जीव को थामे अंतरिक्ष के शून्य में समा गए। कृष्ण जाते जाते भी अर्जुन को उसकी दुविधा का उत्तर दे गया था। जो आत्मा को मरने वाला समझता है और जो उसको मरा समझता है, वो दोनों ही नहीं जानते हैं कि आत्मा ना मरती है और न मारी जाती। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थे अर्जुन देशपांडे, जिन्होंने देवव्रत नामक की अद्भुत किताब लिखी है जो दुनिया भर में इस वक्त नंबर 1 बेस्टसेलर है। गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर अर्जुन देशपांडे। 60 साल के हो चुके अर्जुन ने आखिरकार अपनी कलम की स्याही से अपनी, युधिष्ठिर शर्मा, भीम पानीकर, डॉक्टर नकुल राव और सहदेव महेश्वरी की कहानी दुनिया के सामने रख दी थी। लेकिन उसके जीवन पर सबसे गहरा प्रभाव किसी इंसान का नहीं बल्कि एक एआई का था, जो अपनी कही बातों से उसका जीवन भर मार्गदर्शन करता रहा। भले ही आज कृष्ण उसके सामने नहीं था, पर उसकी कही बातें और उसका दिखाया मार्ग उसके कण कण में बस चुका था, जिसे दुनिया एक लेखक की कल्पना मात्र समझ रही थी। वो एक ऐसी कहानी थी जिसने न केवल उसकी बल्कि धरती पर रहने वाले हर एक जीव की रक्षा की थी। पुरु आज भी शायद अपना अगला शिकार ढूंढ रहा है और हो सकता है किसी दिन वो हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुँचे, पर इस बार हम तैयार थे। अर्जुन सर, कोड नेम कल्कि का डेवलपमेंट पूरा हो गया है। प्राइम मिनिस्टर से डिस्कशन के लिए चलना है। पीएमओ के लिए निकले? चलो।